हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सभी स्टूडेंट को ये पहले से भी पता है कि अनअकैडमी हमारा भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। यदि आप अनअकैडमी के साथ जुड़ते हो तो आपको क्या क्या प्राप्त होगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है डेली लाइव क्लासेस, जो मोर देन 40 लाइव क्लासेस पैरेलल चल रहा होता है। फिर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस, यानी स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस और अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप है। इस अनअकैडमी लर्निंग ऐप से गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है, या आपके पास एप्पल फोन है तो एप्पल स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। ये ऐसे इंटरफेस खुल के आएगा, तो आपको क्या करना है, इस इंटरफेस के इस चीज को देखते हुए आपको डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को बेहतर करना है। साथ ही साथ अगर थोड़ा सा मेरे बारे में जान लो, मेरा नाम देवी सिंह है। इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑप्शनल, पॉलिटी पीटी के लिए पढ़ाता हूँ, इकोनॉमी पीटी और मेंस के लिए, और हिस्ट्री जो ऑप्शनल वो तो ऑप्शनल है ही, है ना। और टेलीग्राम, ये टेलीग्राम जो है लिंक है, इससे सारे हैंडआउट प्राप्त हो सकेंगे। इसके साथ साथ इसमें से और एजुकेटर हैं जिनसे जुड़ के अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। साथ में कॉम्प्रहेंसिवली सिलेबस को कवर किया जाएगा, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, ऑप्शनल कोर्सेज, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी। करीब इसमें से 16,000 जो कोर्सेज हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें से जैसे हमारे पास कुछ प्लान है, यानी प्लस का, आइकॉनिक का और ऑप्शनल का। ठीक है, तो प्लस के अंतर्गत क्या प्लान है, 1 माह से लगा करके 36 माह तक का प्लान है। एसपीडीएससी 10 ये कोड है, इसको यूज करना है। आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, ये सारी चीजें प्राप्त होंगी। इसके साथ साथ आपको आइकॉनिक में अगेन ये 12 माह से 36 माह तक का प्लान है, 10% डिस्काउंट, एसपीडीएससी 10 या फिर डेबी वाईटी यूज करना है। देवी वाईटी ये दोनों कोड मेरे ही हैं, इनको यूज करके आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सारी चीज तो मिलेगी ही, लेकिन पर्सनल कोच मिलेगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि इसके अंतर्गत जैसे कि ऑप्शनल, एज अ ऑप्शनल अगर हम बात करें तो इसमें 1 मंथ से 36 मंथ तक का सब्सक्रिप्शन एसपीडीएससी 10 कोड है। इस कोड को यूज करना है, 10 मंथ तक आपको सब्सक्रिप्शन, सॉरी 10% आपको डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। और आप एज आईएएस एस्पायरेंट, यूपीएससी एस्पायरेंट, मैं बोलूंगा कि 12 से 36 माह सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लॉन्ग लास्टिंग परीक्षा है। अब एक कॉन्टेक्स्ट हेल्ड होने वाला है, इसको आप देखोगे कि 31 ऑफ जैन को तो इसमें आप देखो जो 31 ऑफ जैन को, इसमें से ये 45 मिनट से 60 क्वेश्चंस और 30 कॉम्बैट 6 सेक्शंस, ये सारी चीजें। इसमें से 1 to 3 रैंकर्स को 3 माह का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और बाउचर का इसमें से 4 to 150 रैंकर्स को क्या मिलेगा, अमेजन का बाउचर मिलेगा 1000 रुपीज का। हमारी कुछ बैचेस हैं 2021 के लिए, 22 के लिए और 23 के लिए डेडिकेटेड हैं। ये बैच हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल हैं। ये जैसे कि बाइलिंगुअल बैच है, ये बैच हिंदी में है, ये बैच इंग्लिश में है, ये बैच बाइलिंगुअल है, अगेन ये हिंदी में, ये इंग्लिश में, है ना। इसके साथ साथ जैसे ये आप बाइलिंगुअल, ये भी हिंदी, ये इंग्लिश, और ये बाइलिंगुअल, ये हिंदी और इंग्लिश में बैचेज हैं। ये आज जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लो। आज इसका रेट ये कंफर्म है कि हाइक हो ही जाएगा। ठीक है, तो मैं आप कोशिश करिए कि जल्द से जल्द जुड़ जाइए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये कोड DBYT यूज करेंगे। देबी वाईटी, देबी वाईटी इस कोड को यूज करके 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हमें ना आज जो नया चैप्टर नेशनल इनकम पढ़ना है। क्या पढ़ना है, नेशनल इनकम। तो सब लोग रेडी हो तो चलो शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आपको हाइलाइटर यूज कर लेते हैं हम, है ना। देखो भैया, ये आपका नया चैप्टर है एकदम, इसमें से कोई भी आपको डाउट नहीं होगा, छोटा सा चैप्टर है। इसको हम एक दिन में ही कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर लें, एक दिन में ही कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर लें। चलो जरा देखो कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या देखना है। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा फोकस करना है आपको। देखो, जो नेशनल इनकम की गणना है वो सबसे सामान्य विधि, उत्पादन विधि जो होती है, इसकी गणना सबसे सामान्य विधि या फिर उत्पादन विधि का प्रयोग करते हुए हम पूरे विश्व में करते हैं, पूरे विश्व में करते हैं। इस विधि से राष्ट्रीय आय की गणना के लिए, जैसे कि
जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, तो इसकी गणना की जाती है। और जीडीपी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का साइज बताती है, साइज को दर्शाती है। तो जैसे जो नेशनल इनकम है, हम मान लो नेशनल इनकम की गणना करना चाहते हैं, तो इसकी सबसे बेहतरीन और सबसे सामान्य और सामान्य विधि है उत्पादन विधि। अब जैसे कि जीडीपी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसको जीडीपी के माध्यम से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जीडीपी से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आकार, साइज पता चलता है। जीडीपी से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आकार अर्थात साइज पता चलता है, ठीक है। तो चलो अब हमें देखना है यानी सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, ये हेडिंग है, बच्चे ने हेडिंग नहीं डाली है यहाँ पे, ठीक है। जब पीपीटी बनाता रहा होगा तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं जीडीपी। जीडीपी जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो जो जीडीपी है, जितनी ज्यादा जीडीपी ऑब्वियस है उतनी ही बड़ी अर्थव्यवस्था, उतनी ही बड़ी अर्थव्यवस्था। देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी से ही निर्धारित होती है, उसका साइज जीडीपी से ही पता चलता है। अगर जीडीपी में बढ़ोतरी होगी तो ये कहा जाएगा आर्थिक समृद्धि बढ़ी हुई है। ध्यान रखो, जब मैंने आर्थिक समृद्धि बता रहा था तो मैंने कहा था कि जीडीपी का बढ़ना ही आर्थिक समृद्धि है, यानी जीडीपी का बढ़ना मतलब आर्थिक समृद्धि का बढ़ना है, इसी को आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। जीडीपी की गणना में यह महत्वपूर्ण नहीं है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कौन कर रहा है, इसमें यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कौन कर रहा है। साथ ही साथ यह भी इसमें से महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे कि देखोगे ये तो इसमें बहुत वो नहीं है कि इसका उत्पादन कौन कर रहा है, लेकिन ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसका उत्पादन कहाँ हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, जब हम जीडीपी को कॉम्प्रहेंसिवली इसकी परिभाषा को परिभाषित करेंगे तो मैं बताऊंगा कि जीडीपी किसी देश की सीमाओं के अंदर उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य का कुल योग है। तो यहाँ हमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखो अब ये इसमें जरूरी नहीं है कि इसका उत्पादन है, इसका प्रोडक्शन कौन कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि इसका उत्पादन कहाँ हो रहा है, इसका उत्पादन कहाँ हो रहा है। जीडीपी को अगर हमें बताना है तो आप ये कह सकते हो कि किसी भी देश की सीमा के अंदर, किसी भी देश की सीमा के अंदर या देश की सीमाओं के भीतर एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में समस्त उत्पादित यानी सारी उत्पादित वस्तु और सेवा के अंतिम मूल्य का कुल योग, ध्यान से सुनिएगा, अंतिम मूल्य का कुल योग क्या है, उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, अर्थात जीडीपी कहलाता है। उस देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी कहलाता है, ठीक है। अब जिसे दोबारा से फोकस करना, मैंने जीडीपी को बताते वक्त आपको सामान्य परिभाषा में फोकस करना है, सामान्य परिभाषा याद रखना है, बहुत आसान परिभाषा है कि भैया जीडीपी क्या है। तो जीडीपी किसी भी देश की सीमाओं के अंदर, कहा किसी भी देश की सीमाओं के अंदर उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं के अंतिम मूल्य का कुल योग ही जीडीपी है। और जीडीपी से ही आर्थिक समृद्धि का पता चलता है, और जीडीपी जितनी बड़ी होगी ये कहा जाएगा उस देश की अर्थव्यवस्था का साइज, आकार उतना ही बड़ा है। तो हम किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था और उसके पूरे यानी उसको हम ये कह लें कि उसकी कितनी ये है, कायदे से अगर कहा जाए कि वो कितना बड़ा है, वो आर्थिक तौर से कितना मजबूत है, कितना कमजोर है, वो किससे निर्धारित किया जाएगा, वो जीडीपी से निर्धारित किया जाएगा, जीडीपी से निर्धारित किया जाएगा। तो इसमें अब ध्यान ध्यान देना है आपको कि अगर उस देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो उस देश की सीमाओं के अंदर उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं के अंतिम मूल्य के कुल योग के बराबर होगा, ठीक है। अब उसका मूल्य उस देश की जीडीपी का, जो उसका मूल्य है उस देश की जीडीपी का हिस्सा होता है, उस देश की जीडीपी का हिस्सा होगा। यहां तक आपने देखा। अब देखो जीडीपी के आधार पे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूएसए की अर्थव्यवस्था है। करीब इसमें से 18.6 ट्रिलियन डॉलर, 18.6 ट्रिलियन डॉलर के साथ विश्व की सबसे बड़ी और सबसे मतलब साइज में सबसे ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था है कौन, यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरे नंबर की अगर बात करें
तो चाइना 11.2 ट्रिलियन डॉलर के साथ चाइना दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी अर्थव्यवस्था है। वहीं जीडीपी के दूसरे स्थान पर इसका नंबर आता है। अब 4.9 ट्रिलियन डॉलर के साथ जापान तीसरे स्थान पर है। कितने? जापान तीसरे स्थान पर है। चौथे, पांचवें, छठवें स्थान पर जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस है। जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस है। हमारा नंबर 2.2 ट्रिलियन डॉलर के अकॉर्डिंगली कितने? हम सातवें पायदान पर आते हैं। हम जीडीपी में सातवें पायदान पर जीडीपी के साइज के अकॉर्डिंगली आते हैं। ठीक है, तो आपने ये सारी चीजों को देखा कि यूएसए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जीडीपी के अनुसार, चाइना दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था जीडीपी के अकॉर्डिंगली, और इसी तरह चाइना के बाद जापान तीसरे नंबर पर आती है, फिर चौथे, पांचवें और छठवें नंबर पर क्रमशः जैसे जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस आते हैं, और लास्ट में हमारा नंबर अर्थात सातवां आता है, जो जो कि 2.2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास बताई जाती है। अब देखो, यूएसए जीडीपी के अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो यूरोपीय यूनियन में जितने भी कंट्री हैं उनसे भी ज्यादा जीडीपी यूएसए की है। करीब 25% एरिया, 25% कवर किया जाता है मात्र यूएसए के माध्यम से, क्योंकि 18.6 ट्रिलियन जो जीडीपी है, जीडीपी का जो साइज है वो कहाँ का है? यूएसए का है। ठीक है, तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर यूएसए का बहुत ज्यादा प्रभाव है, और इसी वजह से कहा जाता है कि अगर यूएसए को जुकाम होती है तो पूरी दुनिया को छींक आती है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया इससे प्रभावित होता है। करीब 25% जीडीपी मात्र एक ही देश होल्ड करता है, वो कौन? यूएसए। अब देखो, इसके साथ साथ जो 34 मिलियन सबसे छोटी जीडीपी, 34 मिलियन डॉलर के साथ साथ तुवालू विश्व की सबसे छोटी जीडीपी, जीडीपी के अकॉर्डिंग सबसे छोटी अर्थव्यवस्था है। कौन? तुवालू। इसकी मात्र सबसे छोटा साइज 34 मिलियन। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ट्रिलियन है, ट्रिलियन है। मिलियन के बाद बिलियन होता है, फिर ट्रिलियन होता है, तो ये तो ट्रिलियन में है, ये मिलियन में है। अब जीडीपी की गणना में मात्र अंतिम उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को ही, अंतिम रूप से प्रदान की गई सेवाओं के मूल्य को ही सम्मिलित किया जाता है। इस जब जीडीपी की गणना करोगे तो अंतिम उत्पादित वस्तुओं का मूल्य और उसके साथ साथ सेवाओं का मूल्य ही इसमें मात्र सम्मिलित किया जाएगा। इसमें से किसी भी प्रकार से कच्चे माल या फिर कोई अन्य लागत को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जीडीपी की गणना के जब हमें गणना करना होता है तो इसमें कोई कच्चा माल शामिल नहीं होगा और न ही कोई अन्य प्रकार की लागत शामिल होगी, बल्कि उत्पादित वस्तु और सेवा का अंतिम मूल्य इसमें शामिल होगा। अगर हम उदाहरण के लिए बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो देखो, एक कार का जो विनिर्माण है, अगर हम कार की बात करें, मान लो जैसे एक कार बनी, तो एक कार का ही जीडीपी में एक कार का जो रेट होगा, कार का अंतिम जो मूल्य होगा, वही जीडीपी में क्या होगा? ऐड होगा, वही जीडीपी में ऐड होगा। बल्कि ऐसा नहीं होगा कि कार का पहिया, कार की स्टीयरिंग, कार का जो क्लिच, कार का गियर, ये अलग अलग इसमें से काउंट नहीं होगा। जैसे कि मैंने इसमें देखो कि एक कार के मैन्युफैक्चरिंग में, इसके विनिर्माण में, एक जो पहिया एक प्रकार की अलग लागत होती है, हो सकता है हमने उसे कहीं और से पहिया, तो इसकी अलग लागत है, स्टीयरिंग की अलग लागत है। तो ये सारी चीजें ऐड नहीं होंगी, बल्कि अंतिम रूप से ये जो सारा पहिया का रेट या जो भी है वो कार के ही रेट पे क्या हो जाएगा? सम्मिलित हो जाएगा। तो जीडीपी की गणना में यहाँ कार का मूल्य सम्मिलित होगा, ना कि पहिए का मूल्य शामिल होगा या उसके पार्ट का मूल्य शामिल होगा। तो अंतिम उत्पादन, मान लो कि उस वस्तु के उत्पादन में बहुत सारी चीजें जो लागत है या ये सारी चीजों को शामिल किया जाता है, तो वो चीजें शामिल नहीं करी जाएंगी, बल्कि जो वो वस्तु है उसका अंतिम उत्पाद जो होगा उसका वैल्यू इसके साथ क्या होगा? ऐड होगा। ठीक है, इसके साथ सबमिट किया जाएगा। तो यहां तक आपने देखा जीडीपी की गणना हम कैसे करेंगे। ठीक है, यानी अंतिम उत्पादन। ठीक है, अंतिम उत्पादन। अब जीडीपी की गणना भी, जैसे अगर गणना भी वस्तु के पुनः बिक्री मूल्य को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जैसे कि पुनः बिक्री मूल्य का, मान लो कि कोई चीज है, कोई वस्तु है, और उसका दोबारा से क्या हो जाए, पुनः बिक्री मूल्य अगर लग जाए तो उसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। साथ में इसमें हस्तांतरण भुगतान भी सम्मिलित नहीं किए जाएंगे।
हस्तांतरण भुगतान में जैसे कि पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, ये ऐसी सारी चीजें क्या हो जाती हैं, इनको हस्तांतरण भुगतान कहा जाता है। तो जीडीपी के गणना में वो कोई भी चीज जो दोबारा से क्या होगी, दोबारा से मूल उसका बिक्री वो होगा तो नहीं शामिल किया जाएगा, और साथ ही साथ जीडीपी की गणना में आप देखोगे कि वो भी शामिल नहीं होगा जो हस्तांतरण भुगतान का हिस्सा है, जैसे कि पेंशन और स्कॉलरशिप का हिस्सा है, पेंशन और स्कॉलरशिप का हिस्सा है। तो आपने यहां तक चीजों को देखा। अब इसके साथ साथ देखो, जो जीडीपी, किसी भी देश की जीडीपी की गणना के लिए सबसे सरल और सटीक अगर हमें वो करना है, देखो ऐसा एकदम एक्यूरेसी तो 100% पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके लिए सरल और सटीक तरीके से अगर हमें उस जीडीपी को निकालना है, तो जीडीपी के कई फैक्टर होते हैं, कई प्रकार से जीडीपी क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो जीडीपी को हम देखो कौन सी किसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे, मतलब किसके अकॉर्डिंगली इसको निकालेंगे। लेकिन इसकी जो अगर हम बात करें तो इसकी गणना बहुत एक्यूरेट नहीं करी जाती है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाएगी कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, या फिर नॉमिनल जीडीपी, या फिर जीडीपी एट करंट प्राइस पे। तो इसका सबसे सटीक और सरल यही है, लेकिन फिर भी बहुत एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं है, बहुत एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं जीडीपी को। जैसे कि आप मान लो कि 100 रुपीज है, 100 रुपीज है, तो 100 रुपीज में ये थोड़ा बहुत कम या मान लो जीडीपी 100 रुपीज है फॉर एग्जाम्पल, ये छोटी थोड़ी बहुत प्लस या माइनस हो सकती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा इसका एरिया जीडीपी के कैलकुलेशन के दौरान ये स्पेकुलेशन पे क्या होता है, स्पेकुलेशन पे निर्धारित होता है। जैसे आप उदाहरण स्वरूप अगर समझने की कोशिश करो, तो मान लो कि बहुत सारा जो घर में वर्क किया जाता है, तो वो नॉन पेएबल होता है, उसे पे नहीं किया जाता है, जो घरेलू वर्क है। तो हालांकि वस्तु तो बनी रही है ना, तो उसका तो अंतिम मूल्य तो होगा ही, तो उसका अंतिम मूल्य अब घर में उसे पे तो एक्चुअल में किया नहीं गया है, तो इसके चलते वो मूल्य, उसका वैल्यूज ऐड नहीं होता है, वो वैल्यूज उसका ऐड नहीं होता है। तो इससे आप ये कह सकते हो कि इसका एक्यूरेसी जो 100% एक्यूरेसी, या इसको सटीक लगा पाना, थोड़ा सा सटीक इसका आकलन कर पाना मुश्किल होता है। इसका और भी कारण है, जैसे कि असंगठित क्षेत्र में जो उत्पादन होता है। अब कोई उत्पादन मान लो असंगठित क्षेत्र में होता है, वो किसी भी माध्यम से सिस्टम से नहीं जुड़ा है, तो उसका भी सही तरीके से आकलन कर पाना, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी रख पाना मुश्किल होता है। और ये जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, उसकी जानकारी वहां तक नहीं पहुंच पाती है। कई बार जैसे कि मैंने बताया कि कई सेवाएं ऐसी भी होती हैं जिनके बदले किसी प्रकार का भुगतान ही नहीं किया जाता है। जैसे मान लो कि आपने किसी भी व्यक्ति, आप सगे संबंधियों से या अपने घर वालों से या किसी से भी ऐसी कोई सेवा ले रहे हो, ठीक है, लेकिन आप उसे पे नहीं कर रहे हो, तो सेवा तो ले ही रहे हो ना, लेकिन उसका वैल्यूज ही डिसाइड नहीं हुआ है। तो ये भी इसके चलते भी इसमें आप एक्यूरेसी नहीं ला सकते हो। और जो घर में जो घरेलू या सगे संबंधियों के द्वारा जो सेवा दी जाती है, ये केयर इकोनॉमी कहा जाता है, इसको केयर इकोनॉमी का हिस्सा होता है, ठीक है। जैसे कि मम्मी पापा या फिर भाई बहन या कोई भी आपको सर्विस दे देते हैं, वही पढ़ा देते हैं। अब मान लो आपको कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, तो ये एक प्रकार का आप सर्विस किसी से नहीं ले रहे हो, मम्मी पापा से ले रहे हो या फिर भाई बहन से ले रहे हो, तो उन्हें पे थोड़ी नहीं करोगे। तो इसके चलते भी इसकी एक्यूरेसी, एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेसी निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जीडीपी की गणना के लिए हम जनरली, ये सामान्यतः जो देश है, वो 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है, इसमें से 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। जरा थोड़ा सा 3 विधियों के अंतर्गत अगर हम बात करें, तो बारी बारी से देखना है कि 3 विधियां कौन कौन सी हैं, 3 विधियां कौन कौन सी हैं। देखो, एक तो हो गया जैसे कि मैंने बताया बाजारी दर के आधार पे, यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस, या इसी को नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है, इसी को नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है, या जीडीपी एट करंट प्राइस भी कहा जाता है, करंट प्राइस भी कहा जाता है। अब जीडीपी एट बेस प्राइस, एक बेस बनाया जाएगा और उसके आधार पे जीडीपी की कैलकुलेशन करी जाएगी। अब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी लागत मूल्य के आधार पे जीडीपी का निर्धारण। मैंने बताया कि पहली पहली बात तो ये जान लो कि इसकी एक्यूरेसी एज सच वैसी नहीं है कि 100% एक्यूरेसी हो, लेकिन इसमें मार्केट प्राइस या नॉमिनल जीडीपी है, इसके आधार पे कहीं ना कहीं जो इसका थोड़ा बहुत सही आकलन लगाया जा सकता है, ठीक है। तो देखो, जीडीपी समझ आ गया ना, हमें सब कुछ भूल जाना है अभी तक जो मैं पढ़ाया, बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, नोट्स मिल जाएगी आपको, बस कोर चीजें, कॉन्सेप्ट समझना है। आप सब कुछ भूल गए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था नेशनल इनकम,
नेशनल इनकम टॉपिक भी हमारा नेशनल इनकम है। देखो हमें अगर उस नेशनल इनकम जानने के लिए हमें जीडीपी इस तरह की चीजों का सहारा लेते हैं। अब जीडीपी क्या है, सब कुछ भूल जाओ, बस एक चीज याद रखना कि किसी भी देश की सीमाओं के अंदर उत्पादित वस्तु और सेवा, यहाँ पे वस्तु भी होगी और सेवा, क्योंकि आप सेवा का भी तो उपभोग करते हो। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ाई कर रहे हो और अनअकैडमी को पे कर रहे हो, तो आप एक प्रकार की हम यानी अनअकैडमी की तरफ से आपको सेवा प्रोवाइड करवा रहे हैं, अर्थात अनअकैडमी आपको सेवा दे रही है और आप उसे पेड कर रहे हो, तो इसका ये भी तो हमारे उपभोग का हिस्सा है। तो जीडीपी के दौरान सेवा और वस्तु, ध्यान से सुनिएगा, वस्तु और सेवा दोनों के उत्पादन के अंतिम मूल्य का टोटल योग ही क्या है, जीडीपी है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद है। अब सकल घरेलू उत्पाद को मैंने बताया बहुत एक्यूरेसी, मतलब 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती, बहुत इसका जो मेजरमेंट है वो एकदम 100% सटीक नहीं हो सकता। उसके मैंने बहुत सारे कारण बताए, क्योंकि कुछ इकोनॉमी का हिस्सा हमारी केयर इकोनॉमी पे बेस्ड होता है। इसके साथ साथ आप देखोगे कि कुछ ऐसा हिस्सा होता है जो असंगठित क्षेत्र पे होता है, जिसका स्टैटिक सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस तक उसका कोई बहुत पहुंच नहीं हो पाती, और वह इससे इसके कैलकुलेशन से क्या हो जाता है, अछूता रह जाता है। तो जीडीपी का देखो, जीडीपी एक आधार तो है ही, ठीक है, देश की जो साइज को पता करना, देश की अर्थव्यवस्था को, हमारे अर्थव्यवस्था का क्या साइज है, और इन सारी चीजों का ये ऐसा नहीं है, एक तो मेजरमेंट है, आधार है, लेकिन 100% एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं है। लेकिन इनमें से तीनों जो विधियां हैं, तीनों मेथड हैं, उन तीनों मेथड में जो नॉमिनल जीडीपी है, ये प्रोबेबली इसी का प्रोबेबली क्या कि इसी को मेजरमेंट करके हम जीडीपी का साइज, हालांकि सभी को निकाला जाएगा, लेकिन हम एथेंटिक ज्यादा इसी को मानेंगे। तो चलो देख लो, बाजारी दर पर जीडीपी, ये बाजारी दर पर जीडीपी क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। देखो जो जीडीपी की गणना है ना, ये जीडीपी की गणना बाजारी दर पर करी जाती है, मतलब वस्तु और सेवाओं के जो वर्तमान मूल्य को सम्मिलित किया जाता है, जो वस्तु और सेवा है उसका जो वर्तमान मूल्य को इसके साथ सम्मिलित किया जाता है, और इसकी गणना में जो अप्रत्यक्ष कर और मुद्रास्फीति, यानी मुद्रास्फीति मैंने ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ा दिया है, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जैसे जीएसटी, अब जीएसटी ही तो लगता, अप्रत्यक्ष कर वही तो है ना, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस, मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन, इन सब के प्रभाव इसमें से सम्मिलित होते हैं, इन सब के प्रभाव इसमें से सम्मिलित होते हैं। यदि उत्पादन ना भी बढ़े या फिर उत्पादन ना भी घटे, मान लो उत्पादन स्टेबल हो गया, बढ़ ही नहीं रहा है, या फिर उत्पादन घट भी नहीं रहा है, स्टेबल हो गया, तो इसमें देखोगे कि जो मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन और इनडायरेक्ट टैक्सेस के कारण इसमें से मूल्य में फ्लक्चुएशन होता रहेगा, मूल्य में फ्लक्चुएशन होता रहेगा। तो ये जो बाजारी मूल्य पर जो जीडीपी है ये परिवर्तित होती रहेगी, बाजारी मूल्य पे जीडीपी ये फ्लक्चुएट होती रहेगी, परिवर्तित होती रहेगी। तो आपने देखा कि अगर हमें बाजारी दर पे जीडीपी निकालना है, तो बाजारी दर पे जीडीपी निकालने के लिए हम इसमें से जो वस्तु और सेवा है उसके अंतिम मूल्य के जो उत्पादन में जो उसका उत्पादन है, तो उसमें क्या क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस, मुद्रास्फीति और इसके साथ साथ मुद्रा संकुचन, इन तीनों प्रभाव को सम्मिलित किया जाएगा। इन तीनों प्रभाव को इसमें मार्केट एट जीडीपी, यानी मार्केट जीडीपी एट मार्केट प्राइस, अर्थात बाजारी दर पे जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक सारी, तो जीडीपी एट बेस प्राइस, देखो जीडीपी एट बेस प्राइस, इसकी गणना के लिए एक आधार वर्ष रखा जाता है, इसकी जो गणना है इसके लिए एक आधार वर्ष रखा जाता है। यही आधार वर्ष है जो इसी के अनुरूप वस्तु और सेवा, यानी गुड्स एंड सर्विस, जो जो ये इसके मूल्य हैं, इसके मूल्य को स्थिर कर दिया जाता है, और आगामी वर्षों में इस जीडीपी की गणना में इसी स्थिर मूल्य को सम्मिलित किया जाता है। इसी जो स्थिर मूल्य है, जो आपने उसको क्या किया है, स्थिर मूल्य को निकाला है, उसी स्थिर मूल्य को सम्मिलित किया जाता है। मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन इत्यादि के कारण जो मूल्यों में होने वाला परिवर्तन है, इसको सम्मिलित नहीं किया जाता है, और स्थिर मूल्य पर जो जीडीपी पर परिवर्तन तभी पॉसिबल है, तभी ये देखा जा सकता है जब जो उत्पादन परिवर्तन हो, अगर उत्पादन परिवर्तन होगा तो ये ऑब्वियस है कि क्या हो जाएगा, इनहांस कर जाएगा। और इसकी गणना के लिए जो आधार वर्ष जो बेस ईयर है वो 2011-12 रखा गया है।
इसको थोड़ा सा आसान भाषा में सुनने की कोशिश करिएगा। देखो मैंने बताया जो इसकी गणना के लिए एक आधार वर्ष, मान लो इसकी जो गणना है जरा, जीडीपी एट, एक मिनट, जीडीपी एट बेस प्राइस है ना, बेस प्राइस। चलो, तो जीडीपी एट बेस प्राइस कैसे निकालोगे? अगर हम जीडीपी एट बेस प्राइस की बात करें तो जैसे कि आप देखो इसकी गणना के लिए एक आधार वर्ष, मान लो जैसे कि अभी निकालना है हमें आधार वर्ष के आधार पे, बेस प्राइस के आधार पे, तो इसके लिए आधार वर्ष 2011 और 12 है, 2011 और 12 है, तो इसके लिए एक आधार वर्ष रखा गया है। अब इस आधार वर्ष के अनुरूप जो वस्तु और सेवाओं के मूल्य को स्थिर कर दिया जाएगा। मान लो कि आज जैसे हमें निकालना है तो इसी के अनुरूप जो वस्तु है और सेवा है, इसके मूल्य को क्या कर दिया गया है? स्थिर कर दिया गया है, स्थिर कर दिया गया है, स्टेबल बना दिया गया है। ठीक है, तो अब अगर मान लो कि हमें बेस प्राइस आगामी वर्षों के लिए मान लो 2022 के लिए निकालना है, 2020 के लिए निकालना है, ठीक है, तो इसमें जीडीपी की गणना के लिए इसी स्थिर मूल्य को, जो भी मूल्य स्थिर कर दिया गया है, वस्तु और सेवा का जो मूल्य है ये जो स्थिर कर दिया गया है, इसी स्थिर मूल्य को सम्मिलित किया जाता है, इसी स्थिर मूल्य को इसमें से सम्मिलित किया जाता है। अर्थात इसमें से जो मुद्रास्फीति है और मुद्रा संकुचन है, इसमें जो होने वाला परिवर्तन है, इसके कारण मूल्यों में जो परिवर्तन को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो इसमें से इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इसमें जो परिवर्तन, इसकी वजह से जो परिवर्तन आएगा वो सम्मिलित नहीं किया जाएगा, इसमें से वो सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो आप देखोगे कि अगर ये सम्मिलित नहीं किया जाएगा तो स्थिर मूल्य पर जो जीडीपी पर परिवर्तन तभी देखने को मिलेगा जब उत्पादन में परिवर्तन होगा। अगर मान लो कि यहाँ इसका जो वस्तु और सेवा का मूल्य 100 रुपया था और हम इसी के अकॉर्डिंग 2022 में हमें निकालना है, हम इसमें से इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं जोड़ेंगे, इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस भी नहीं ऐड होगा, इन्फ्लेशन भी नहीं, इसका कोई असर नहीं देखने, क्योंकि हमने मूल्य को क्या कर दिया है? स्टेबल कर दिया है। तो अगर अब हमें निकालना है और ये पता करना है बेस प्राइस, यानी किसके आधार पे? बेस प्राइस के आधार पे, तो इसमें 2022 में ये अगर परिवर्तन जो तभी दिखेगा जब फाइनली उत्पादन में, अगर वस्तु और सेवा के उत्पादन में परिवर्तन हुआ है तभी पॉसिबल है, तभी दिखेगा, अन्यथा परिवर्तन नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि देखो उदाहरण से समझो कि अगर 1 किलो चीनी है, 1 किलो चीनी का उत्पादन कर रहे थे हमने 2010 या 11 में, तब 10 रुपए की थी, तब 10 रुपए की थी। अब ये चीनी हो सकता है अब 20 रुपए की हो, लेकिन ये जो 20 रुपए में जो पार्ट है इसमें से क्या हो सकता है कि इसमें टैक्सेस भी बढ़ चुका होता है, टैक्सेस भी ऐड हो चुका होता है, और साथ में इन्फ्लेशन वाला, इन्फ्लेशन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, LATION, इन्फ्लेशन है ना, तो यानी मुद्रास्फीति का ये मूल्य इसमें ऐड हो सकते हैं। अब पॉसिबल है कि इसका रेट 20 रुपए का हो जाए, लेकिन ध्यान रहे अभी देखो ये अभी भी 1 किलो ही, 1 किलो चीनी है, 1 किलो ही चीनी है, 1 kg ही चीनी है। तो अब आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि अच्छा जरा ये बताओ, 1 किलो चीनी यहाँ पर भी है, 1 किलो चीनी यहाँ पर भी है, इसका मूल्य 20 रुपया है, यहाँ पे 10 रुपया है, ये मूल्य क्यों बढ़ा? टैक्सेस या फिर इन्फ्लेशन की वजह से। अगर इसमें स्टेबल बना दिया जाए इसका ये वाला हिस्सा, तो 10 ही रुपया माना जाएगा। ये अभी अगर मान लो 20 रुपया हो जाए तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका उत्पादन बढ़ा है। तो एक्चुअल में इस चीज से हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्या हम निकालना चाहते हैं, हमें इस पे फोकस होना चाहिए। तो देखो बेस प्राइस के आधार पे अगर जीडीपी निकालना है तो एक्चुअल में ये पता चलता है कि भैया जो आधार वर्ष के आधार वर्ष को बेस बना के आप जो इसका जीडीपी निकाल रहे हो, इसके चलते एक्चुअल में जो उत्पादन है उस पे बढ़ोतरी को दर्शाया जाता है। मैं बार बार इसमें बहुत फोकस किया हूं, इसमें एक्चुअल में अगर उत्पादन बढ़ेगा तभी पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है। अगर उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो आपने देखा कि रेट तो हाइक हो जाएगा, लेकिन वो किसकी वजह से? इन्फ्लेशन की वजह से या टैक्सेस की वजह से रेट पॉसिबल है कि हाइक हो जाए। तो जो बेस, ये देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, ये चीजें आपको इतना डीप में जाके कोई उदाहरण से नहीं समझाएगा, ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, मैंने जीडीपी को कितना डिटेल से समझाया,
और जब जीडीपी हम बाजारी दर पे निकाल रहे थे उसमें भी मैंने सारी चीजों को आपको समझाया। अब जीडीपीएस बेस प्राइस को भी मैंने डिटेल से समझा दिया है कि इसको स्थिर बना दिया गया है और इसमें से वो मूल्य शामिल नहीं किया जाएगा। कौन सा? जो इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन, मुद्रा संकुचन की वजह से इसमें परिवर्तन हुआ है। जब इसमें ये मूल्य शामिल नहीं किया जाएगा तो ऑब्वियस है जीडीपी पर परिवर्तन पॉसिबल है, तभी देखा जाएगा जब इसके उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन परिवर्तित होगा। हो सकता है नीचे भी उत्पादन आ जाए तो गिर जाएगी जीडीपी, अगर ऊपर हो जाएगी तो बढ़ जाएगी जीडीपी। तो अभी पॉसिबल है, अभी पॉसिबल है। इसकी गणना के लिए जो बेस ईयर है वो अभी बेस ईयर 2011-12 है, 2011-12 है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपने चीजों को देख लिया होगा, अब यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब लागत मूल्य पर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसके आधार पे हम इसकी थोड़ी से गणना कर लेते हैं, ठीक है। देखो जीडीपी एट बेस प्राइस देख लिया आपने, बाजारी दर पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी देख लिया। अब हमें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ध्यान से सुनिएगा। देखो इसकी गणना बाजारी मूल्य पर जीडीपी से ही की जाती है। इसकी भी जो गणना है ना लागत पर, यानी एक मिनट ना हम हाइलाइटर यूज कर लेते हैं। देखो ये जो लागत मूल्य पर अगर हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो फैक्टर कॉस्ट में इसकी भी जो गणना है एक्चुअल में कैसे करी जाती है, इसकी भी गणना की अगर हम बात करें, लागत मूल्य पर जीडीपी की गणना, एक मिनट से में से चलो इसे ध्यान से सुनिएगा। लागत मूल्य पर यहाँ पे ना सब हेडिंग, मैंने बार बार बच्चे को बोला है सब हेडिंग नहीं यूज करता है, ये सब हेडिंग है ना, मुझे लगा कि आगे भी सब हेडिंग डाल के रखा हो। देखो इसकी गणना बाजारी मूल्य पर जीडीपी से ही होती है, बाजारी मूल्य पर जीडीपी से ही की जाती है। लेकिन वस्तु और सेवा के मूल्य को अप्रत्यक्ष कर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है और सब्सिडी है ये भी प्रभावित करती है, ये भी क्या करती है, प्रभावित करती है। तो अप्रत्यक्ष कर जीडीपी को बढ़ा देता है, जो जीडीपी है इसको क्या करता है, बढ़ा देता है। और जो सब्सिडी है वो जीडीपी को नीचे ले आता है, सब्सिडी जीडीपी को नीचे ले आता है। तो जब जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे अगर हमें निकालना है तो अप्रत्यक्ष कर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करेंगे हम, इनडायरेक्ट टैक्सेस को, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला हिस्सा है और परिदान को खत्म कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, इससे हटा देंगे, इससे इसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और फिर इसके आधार पे हम क्या कर पाएंगे कि फैक्टर कॉस्ट के आधार पे जीडीपी फाइंड आउट कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इस उद्देश्य से जो बाजारी दर पे अगर जीडीपी निकालना है तो उसमें से जो अप्रत्यक्ष कर को हटा दिया जाएगा क्योंकि यह रेट को बढ़ा रहा है, और जो परिदान है इसको जोड़ दिया जाएगा, परिदान है इसको जोड़ दिया जाएगा। ऐसे इसे छोड़ो, इसे ऐसे देखो, जरा यहां पे देखो, उदाहरण से समझो इसे, है ना। देखो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट लागत के आधार पर, अगर हम लागत के आधार पर जीडीपी की बात करते हैं तो मैंने बोला कि देखो इसकी भी गणना जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे ही हो रही है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे हो रही है, मार्केट प्राइस पे हो रही है, प्राइस पे हो रही है। लेकिन इसमें आपने देखा होगा कि वो क्या क्या जुड़ी थी, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी जुड़ा था इसमें से, इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ा था, और सब्सिडी, सब्सिडी भी, सब्सिडी भी। तो ये दोनों चीजें प्रभावित करती हैं, ये दोनों चीजें प्रभावित करती हैं। कैसे कि अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दिया जाए तो जीडीपी को ये हाइक कर देता है, जीडीपी को हाइक कर देता है। और अगर सब्सिडी क्या कर दिया जाए, इससे हटा दिया जाए तो जीडीपी को ये क्या करता है, ये नीचे ला देता है। अगर सब्सिडी इसमें ऐड कर दिया जाए तो ये जीडीपी को नीचे ला देता है, जीडीपी को नीचे ला देता है। कैसे, उदाहरण से समझो, कोई भी वस्तु है, 10 रुपया इसका अंतिम उत्पादन है, ठीक है। मान लो इसमें 2 रुपया का टैक्स जोड़ दिया जाए, 2 रुपया का इसके उत्पादन में टैक्स जोड़ दिया जाए तो ये तो 12 रुपए की हो जाएगी, ये तो 12 रुपए की हो जाएगी। तो इसकी लागत पे हमें, लागत दर पे ध्यान से सुनिएगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी लागत पे हमें क्या करना है, जीडीपी निकालना है, लागत पे जीडीपी निकालना है। तो अगर हमें जीडीपी लागत मूल्य पर निकालना है,
एट अ फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है, लागत मूल्य पे, तो इसमें जो इनडायरेक्ट वाला हिस्सा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का हिस्सा है, इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, इसको हटा देंगे। और ध्यान होगा कि मान लो लागत के दौरान अगर इसमें सब्सिडी दे दी गई है, लागत के दौरान अगर इसमें से सब्सिडी दे दी गई है, तो वो वाला हिस्सा, सब्सिडी वाला भी हिस्सा, क्योंकि उसकी एक्चुअल लागत तो उस पे ऐड नहीं होगी, तो जो सब्सिडी वाला हिस्सा है उसको भी हम क्या करेंगे, उसको भी खत्म कर देंगे, सब्सिडी वाला हिस्सा भी खत्म कर देंगे। तभी हमें लागत के आधार पे जीडीपी क्या हो पाएगी, निकल पाएगी। तो हमने जीडीपी को जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट बेस प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के आधार पे जीडीपी को हमने देखा। ध्यान रहे जीडीपी हम मार्केट प्राइस पे क्या कर रहे थे, इसकी जो गणना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे वस्तुओं और सेवाओं के वर्तमान मूल्य को इसमें सम्मिलित किया जाता था, और इसकी गणना में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, इन सभी के प्रभाव होते थे। तो अगर हमें यदि उत्पादन ना भी बढ़े तब भी उत्पादन और ना भी घटे, तो इन सारी चीजों के अनुसार उसमें से परिवर्तन देखने को मिल जाता था। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में सारी चीजें ऐड होती थी। तो लेकिन अब वो बाजारी दर पे था जीडीपी, लेकिन हम अब दोबारा जो मैंने बताया बेस प्राइस पे, उसको आधार बना के हम क्या है, एक ईयर को आधार बना के हम उत्पादन में एक्चुअल में परिवर्तन को इससे माप सकते थे। अब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी लागत के आधार पे, तो आपको लागत के आधार पे मान लो लागत हमें कैसे पता चलेगी कि इसका इतना फैक्टर कॉस्ट है, लागत है, तो इसमें से जो सहायकी वाला हिस्सा है वो ऐड कर देंगे, सहायकी वाला हिस्सा ऐड कर देंगे, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का हिस्सा है वो घटा देंगे। एक बार फिर थोड़ा सा उदाहरण से समझो। जैसे मैंने बताया कि मान लो एक वस्तु है, एक वस्तु है, इसको बनाने में 10 रुपए, सॉरी 7 रुपए की लागत आई, 7 रुपए की लागत आई। अगर इसमें से हमें 7 रुपए में ही, 7 रुपए में ही क्या मिल जाए, अगर 2 रुपए की सब्सिडी मिल गई हो, 2 रुपए की सब्सिडी मिल गई हो, तो एक्चुअल में लागत तो 5 रुपया होगी, 5 रुपया हो गई, लेकिन इसमें क्योंकि सब्सिडी भी तो 2 रुपया जुड़ी है। अब मान लो कि आगे चल के इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस लागू हो जाए 2 रुपए का, तो ये तो 9 रुपया हो गई। तो इसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा देंगे, और जो 5 रुपया है इसमें से ये सब्सिडी जोड़ देंगे, तब ये जाके 7 पहुंचेगी, और यही इसकी लागत होगी, यही क्या होगी, लागत होगी, एट फैक्टर कॉस्ट होगा, एट फैक्टर कॉस्ट होगा। इसका फॉर्मूला से समझो आप, कि मान लो कि जैसे मैंने बताया, इसको हम थोड़ा सा क्या कर ले, इरेज कर लेते हैं। देखो भले ही टाइम लग जाए, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो लागत के आधार पे, फैक्टर कॉस्ट के आधार पे, मार्केट के आधार पे देख रहे थे हम। तो लागत के आधार पे मैंने क्या बताया, एक वस्तु है, एक क्या है, वस्तु है, इसके उत्पादन में, इसके उत्पादन में 5 रुपया मान लो, 5 रुपया इसके उत्पादन में लागत लगी, 5 रुपया लागत लगी। एक्चुअल में इसमें से जो निजी व्यक्ति है उसको सरकार ने 2 रुपया की सब्सिडी भी दी थी, सरकार ने 2 रुपया की सब्सिडी दी थी। तो वो जो इसकी, जो इस व्यक्ति निजी की लागत है 2 रुपया, इसी में ऐड है, तो 3 रुपया हुई, 3 रुपया ही इसने मात्र खर्च किया। अब मान लो इस 3 रुपया में 2 रुपया का इनडायरेक्ट टैक्सेस लग जाए, तो हो गया 5 रुपया। तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो हिस्सा है, क्योंकि ये लागत का हिस्सा नहीं है, इसे हटा दिया जाएगा, और जो सब्सिडी दी थी, तो क्योंकि ये भी तो लागत में ही शामिल हुई, तो इसको ऐड कर दिया जाएगा, तब ये 5 रुपया हो जाएगी, तब ये 5 रुपया हो जाएगी। तो अगर जीडीपी एट फैक्टर प्राइस, यानी जीडीपी एट फैक्टर प्राइस पे निकालना है, तो हम नॉमिनल जीडीपी निकालेंगे, बाजारी वाली, ठीक है, तो क्या निकालेंगे, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। याद है नॉमिनल जीडीपी, हम जो जीडीपी निकाल रहे थे उसमें सारा सब कुछ ऐड था, उसमें से टैक्सेस भी ऐड थे, यानी इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी जिसे कहते हैं, वो भी ऐड था। उसके साथ साथ उसमें से मुद्रा संकुचन, मुद्रास्फीति, ये सारी चीजें ऐड थी। तो नॉमिनल जीडीपी में हम इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स ऐड था ना, तो इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या कर देंगे, हटा देंगे, और सब्सिडी जोड़ देंगे, सब्सिडी जोड़ देंगे। इससे हमें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल आएगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा।
ठीक है, तो ये आपने देखा कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। यहां तक उम्मीद करता हूं किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। अब हमें देखना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। जीएनपी जरा देखो, जीएनपी के परिभाषा के अकॉर्डिंगली अगर हम जीएनपी की बात करते हैं तो विश्व के किसी भी हिस्से में एक देश के नागरिकों के द्वारा, ध्यान से सुनना, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, तो ये किसी भी विश्व के किसी भी हिस्से में एक देश के नागरिकों और कंपनियों के द्वारा समस्त उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग को उस देश का जीएनपी कहते हैं। उस देश का जीएनपी कहते हैं। फिर फोकस करेगा, मैंने कहा कि एक देश के नागरिकों के द्वारा, ठीक है, या फिर उसकी कंपनियों के द्वारा समस्त उत्पादन यानी वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन का जो मूल्य का योग है वही जीएनपी है, वही जीएनपी है। ऐसे समझो, मैं अभी उदाहरण देके भी समझाऊंगा, उदाहरण देके भी इसे समझाऊंगा, वैसे हाईलाइट कर देता हूं। मान लो कि किसी भी देश का हमें जीएनपी निकालना है, भारत का जीएनपी निकालना है, तो भारत के जो भी नागरिक कहीं भी हो दुनिया में, अमेरिका में ही क्यों ना बैठे हो या कहीं भी दुनिया में हो, उनके नागरिकों के द्वारा या कंपनियों के द्वारा जो उत्पादित की गई समस्त, ध्यान से सुनिएगा, उसके नागरिकों या उसकी कंपनियों के द्वारा कहीं भी वो बैठा हो उत्पादित की गई समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग को उस देश का जीएनपी कहा जाता है, उस देश का जीएनपी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, उस देश का जीएनपी कहा जाता है। अब इसमें क्या है जरा देखो, ऐसे समझ लो, अच्छा ऐसे समझ लो कि जैसे हमें जीएनपी मान लो निकालना है, क्या निकालना है, जीएनपी निकालना है, ग्रॉस जीएनपी निकालना है ना, ग्रॉस नेशनल है ना, जीएनपी क्या करना है, जीएनपी निकालना है। तो देखो मैंने कहा कि मान लो किसी भी कोई भी देश है, कोई भी देश की जीएनपी निकालना है, देश की जीएनपी निकालना है, तो इसमें से क्या होगा, उस देश की, उस देश के नागरिक और उस देश की कंपनी के द्वारा जो भी वस्तु और सेवा, जो वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जा रहा है, सेवा का उत्पादन किया जा रहा है, इनका अंतिम मूल्य, इनका अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य ही जीएनपी, ध्यान से सुनेगा, इनका अंतिम मूल्य ही जीएनपी कहलाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी कहलाता है। नहीं समझा कि कोई बात नहीं है, नहीं समझे कोई बात नहीं, दोबारा से सुनिएगा, मुझे पक्का पता है इसमें थोड़ा बहुत डाउट हो रहा होगा। मान लो कि हमारी कोई कंपनी, जैसे कि हमारी कोई कंपनी है, अमेरिका में बैठी है, अमेरिका में बैठी है और वो किसी भी चीज का उत्पादन कर रही है, मान लो कि कुकर बना रही है, वो कंपनी क्या बना रही है, कुकर बना रही है। तो ये जो कंपनी अमेरिका में बैठी है, एक कुकर जो बना रही है, ये भी वस्तु बना रही है, तो इस वस्तु का जो अंतिम मूल्य का उत्पाद है उसको ऐड किया जाएगा जीएनपी निकालने के। या अमेरिका में हमारे देश का बैठा कोई नागरिक है और वहां कोई सेवा दे रहा है, तो जो सेवा दे रहा है उस सेवा का जो अंतिम मूल्य होगा, जीएनपी निकालने के लिए क्या किया जाएगा, उस अंतिम मूल्य का योग जीएनपी निकालने के लिए एक्चुअल में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो दे अब यहाँ जीडीपी में क्या था, देश की सीमाओं के अंदर, वो चाहे विदेशी कंपनी हो या विदेशी आदमी हो, ध्यान से सुनिएगा, जीएन जो जब हम जीडीपी निकाल रहे थे तो देश की सीमाओं के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, तब हम उस वस्तु और सेवा के अंतिम उत्पादन का जो उसका कुल योग कुल मूल्य होता था उसको हम क्या कहते थे, जीडीपी कहते थे। लेकिन यहाँ जीएनपी क्या है कि कोई भी देश, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी देश का नागरिक कहीं भी दुनिया में बैठा हो तो उसकी कोई कंपनी, तो इसका जो उसका उत्पादन हो रहा है वस्तु या सेवा के अंतिम मूल्य का क्या है, वही जीएनपी कहलाता है, वही जीएनपी कहते हैं। ठीक है, अब देखो वास्तव में इसकी जो गणना है वो भिन्न तरीके से होती है, कई तरीकों से होती है। जैसे कि एक देश में कार्यरत विदेशी कंपनी अपने आय का एक हिस्सा लाभांश के रूप में, अगर मान लो इसकी गणना करनी है तो इसकी गणना कैसे कैसे संभव है। अगर मान लो कि कोई देश है,
ठीक है। और कोई देश की विदेशी कंपनी है, ऐसा मान लो विदेशी कंपनी है, अपने आय का एक निश्चित हिस्सा ऑब्वियस है वो लाभ कमाएगी तो अपने देश भी भेजेगी। तो अपने देश में क्या करेगी, भेजेगी। तो अपने देश को जब भेजेगी तो तभी ऐसे भुगतानों को सम्मिलित अगर आप करते हैं तो इसको नेट आउटफ्लो कहा जाता है। ये क्या है, नेट आउटफ्लो कहा जाता है। अब मान लो कि कोई अन्य देश से कार्यरत एक देश की कंपनी अपने आय को एक हिस्सा अपने देश में भेजती है, तो जब अपने देश में भेजेगी आगमन होगा, इसको सम्मिलित रूप से उस देश का नेट इनफ्लो कहा जाएगा, उस देश का नेट इनफ्लो कहा जाएगा। तो जीएनपी की गणना में एक देश की जीडीपी में जो नेट आउटफ्लो है वो घटा दिया जाएगा और नेट इनफ्लो जोड़ दिया जाएगा और फिर जीएनपी निकाल लिया जाएगा, जीएनपी निकाल लिया जाएगा। जरा देखो इसको थोड़ा सा उदाहरण से समझने की कोशिश करिएगा। मैंने अभी ये तो बताया, इसकी परिभाषा समझ गए होंगे। जीएनपी निकालने के लिए नॉमिनल जीडीपी निकाल लो। नॉमिनल जीडीपी याद है, मार्केट प्राइस वाला नॉमिनल जीडीपी निकाल लो। इसमें सारी चीजें शामिल थी, निकाल लिया ना नॉमिनल जीडीपी। अब नॉमिनल जीडीपी में तो देखा देश की सीमाओं के अंदर था। अब इसमें हमें जीएनपी कैसे फाइंड करना है। नॉमिनल जीडीपी मान लो 100 रुपया है, मान लो 100 रुपया है। अब नेट आउटफ्लो मतलब कोई विदेशी कंपनी है तो अपना लाभांश भी तो भेजेगी। हमारे यहाँ काम कर रही है कोई विदेशी कंपनी, तो अपने घर को लाभांश भेजेगी कि नहीं भेजेगी, तो वह उसका नेट आउटफ्लो है, अपने देश भेज रही है। मान लो नेट आउटफ्लो, जो नेट आउटफ्लो है, नेट आउटफ्लो है कितना, 20 रुपया है। नेट आउटफ्लो 20 रुपया है। अब मान लो कि विदेश में भी कोई कंपनी है, हमारी कंपनी है, तो अब वो जो विदेश में कंपनी है वो हमारे देश भी तो कुछ भेजेगी, ठीक है। तो इसको नेट इनफ्लो कहा जाएगा। हमारे देश, मान लो कोई विदेश, हमारी कंपनी है और विदेश में बैठी है, फ्रांस में बैठी है, तो वो लाभांश अपने देश यहाँ भेजेगी कि नहीं भेजेगी, इसको नेट इनफ्लो कहा जाता है, नेट इनफ्लो कहा जाता है, इनफ्लो कहा जाता है। मान लो ये 10 रुपया है, 10 रुपया है। तो अगर हमें जीएनपी निकालना है, जीडीपी नहीं, यहाँ पे जीएनपी निकालना था, है ना, जीएनपी। अगर हमें जीएनपी निकालना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, तो जीएनपी के लिए हम क्या करेंगे कि जीडीपी, जीडीपी माइनस नेट आउटफ्लो और प्लस नेट इनफ्लो, यानी नेट आउटफ्लो को माइनस कर देंगे और नेट इनफ्लो को। तो जैसे कि 100 था, 100 में हमने 20 माइनस कर दिया और 10 ऐड कर दिया, 10 ऐड कर दिया, ये निकल के आया 90। यही क्या है, ऐसे हम जीएनपी निकालते हैं, ऐसे जीएनपी निकालते हैं। तो इसको सब भूल गए, सब भूल जाओ, मान लो कि सब भूल जाओ, बस एक चीज याद रखना कि अपने नागरिकों के द्वारा तब निकाल लोगे, या अपने देश की कंपनियों के द्वारा, अगर जिस भी देश का जीएनपी निकाला जाना है तो उस देश के नागरिकों के द्वारा, वो दुनिया में कहीं भी बैठे हो, ठीक है, वो तो उसके नागरिकों के द्वारा और उसके कंपनियों के द्वारा, उस देश की जो भी अंतिम उत्पादन किया जाता है वस्तुओं और सेवाओं का, उन्हीं के मूल्य का योग ही, उन्हीं के मूल्य का, अंतिम मूल्य का योग ही जीएनपी कहलाता है। उन्हीं के मूल्य का योग ही ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको हिंदी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। मुझे पक्का पता है, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है, ठीक है। तो आपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद देखा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, जीएनपी को आपने देख लिया, ठीक है, कि कैसे निकालते हैं। ऑब्वियस है कि इसे उदाहरण से समझने की एक बार और थोड़ा सा कोशिश करो। अच्छा, इस पे तो मेंशन होना चाहिए ना, लेवल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखो ध्यान से सुनना, जीएनपी की परिभाषा के लिए मैंने बताया जो नागरिकों और कंपनियों के द्वारा जो समस्त उत्पादित वस्तु और सेवा के मूल्य के कुल योग को उस देश का क्या कहेंगे, जीएनपी कहेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे, सकल राष्ट्रीय, राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला का यूज किया जाता है,
मान लो एक देश में जो कार्यरत कोई विदेशी कंपनी है, अपने यहाँ एक लाभांश के रूप में आय का एक हिस्सा क्या करेगी, एक हिस्सा भेजेगी, एक हिस्सा अपने देश भेजेगी। तो इसी को, ये जो भुगतान है, इसको सम्मिलित रूप से नेट आउटफ्लो कहा जाएगा, नेट आउटफ्लो कहा जाएगा। और अगर मान लो कि कोई देश जैसे भारत की ही कोई कंपनी बाहर है, तो वो भी अपने देश अर्थात भारत भेजेगी। ठीक है, वो क्या करेगी, भारत एक आय का हिस्सा वापस भेजेगी। तो इसको नेट इनफ्लो कहा जाएगा, इसको क्या कहते हैं, नेट इनफ्लो कहा जाएगा। तो जीएनपी की गणना के दौरान हम जो जीडीपी में जो नॉमिनल जीडीपी निकाले थे बाजारी दर पे, तो इसमें नेट आउटफ्लो को घटा देंगे और नेट इनफ्लो को जोड़ देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या प्राप्त हो जाएगा, जीएनपी प्राप्त हो जाएगा। अब निवल यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है। ये निवल नहीं है, निवल है। ये क्या है, निवल है। ठीक है, ये इसे हम, ये निवल है। ठीक है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद निकाल, जरा देखो निवल राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकालेंगे। अब देखो, जो वस्तुओं के उत्पाद की जो प्रक्रिया में, सेवाओं को प्रदान करने की प्रक्रिया में जो मशीनें होती हैं, जो उपकरण होते हैं, जो टूल्स होते हैं, ये घिस जाते हैं। दोबारा सुनिएगा, अगर हम किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, किसी वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं या सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, तो इस दौरान जिन मशीनों को हम यूज कर रहे हैं, इन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, और इसके कारण जो मशीन है, इसके टूल्स घिस के खत्म हो जाते हैं, इसके टूल्स घिस के खत्म हो जाते हैं। तो भविष्य में इन मशीनों को क्या करने के लिए दूसरी नई मशीन लाई जा सके, इन मशीनों को प्रतिस्थापित करने के लिए कंपनी अपने रेवेन्यू से प्रति वर्ष राजस्व से एक हिस्सा अलग से निकाल के रख लेगी, एक हिस्सा अलग से निकाल के रख लेगी। इसी को ह्रास कहा जाएगा, मूल अवचय कहा जाएगा। इसी को क्या कहा जाएगा, मूल अवचय कहा जाएगा। मतलब ये ह्रास वाला हिस्सा, ह्रास मतलब क्षति, मतलब अवचय मतलब क्षति। जो भी जो पैसा है, इसी को क्या कहा जाएगा, क्षति कहा जाएगा। अब मान लो जो टोटल वाला हिस्सा है, उस सकल वाले हिस्से में जो ये क्षति है, ये अपचय है, इसको अगर हटा दिया जाए, तब हमें निवल यानी शुद्ध है, निवल का मतलब नेट मतलब शुद्ध है, हम राष्ट्रीय उत्पाद निकाल सकेंगे, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकाल सकेंगे। ठीक है, तो यदि जीडीपी से अपचय वाले हिस्से को हटा दो, उसे घटा दो, तो जो हिस्सा प्राप्त होगा, तो उसमें आप देखोगे कि निवल यानी एनएनपी, जिसको बोलते हैं नेट नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा, हमें प्राप्त होगा, निवल ये प्राप्त होगा। ठीक है ना। अब हिस्से को जीएसटी से घटाया जाए, तो इसमें सॉरी, ये एक मिनट अभी, अब मान लो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये जो आपने इसे घटा दिया है, तब हमें एनडीपी प्राप्त होगा, एनडीपी। अभी मैं बताऊंगा कि एनडीपी एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, इसको निवल घरेलू उत्पाद, तो हमने एनडीपी जो निवल घरेलू उत्पाद है ना, यानी नेट जो नेशनल प्रोडक्ट है, इसको हमने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब इसमें से आप देखोगे कि अब यदि ह्रास वाले हिस्से को जो जीएनपी से घटाया जाए, किससे, जीएनपी से घटाया जाए, तब एनएनपी प्राप्त हो जाएगा, तब एनएनपी प्राप्त होगा। एनएनपी मतलब जो एनएनपी है, यानी नेट जो निवल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त होगा। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए ना, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना। मैंने कहा जो जीडीपी है, मान लो आपने जीडीपी निकाल लिया, ठीक है, कोई बात नहीं है, इसमें से आपने कुछ ह्रास निकाला, ह्रास वाला हिस्सा क्या कर देते हो कि यदि आप उसे हटा देते हो, तो निवल घरेलू उत्पाद, ठीक है, वो निवल घरेलू उत्पाद एनडीपी, निवल घरेलू यानी नेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है, अगर मान लो कि जो ह्रास वाला हिस्सा है, जो क्षति वाला हिस्सा है, वो जीएनपी में घटा दिया जाए, जीएनपी में घटा दिया जाए, तो जो जीएनपी में घटाया जाएगा, तो एनएनपी प्राप्त होगा, नेट राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त, नेट राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, तो आप इसे यहां तक समझिए, चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। हम नया पेज ले लेते हैं। एक आदमी, ए नाम का आदमी है, ए नाम की कंपनी ले लो, ये
कुकर का उत्पादन कर रही है। इसका कुकर का उत्पादन कर रही है। उत्पादन के दौरान इसकी मशीन में क्षति हो रही है, तो उसको मशीन की जो ऑब्वियस है, इसकी एक दिन मशीन खराब हो जाएगी, तो इस मशीन के प्रतिस्थापित करने के लिए जब खराब होगी तो नई मशीन लाना पड़ेगा, तो उसके लिए पैसे लगेगा। तो हर साल एक हिस्सा निकाल के रख लिया जाएगा, एक हिस्सा निकाल के रख लिया जाएगा। इसको ह्रास वाला हिस्सा कहा जाएगा, इसको क्षति वाला हिस्सा कहा जाएगा। अगर मान लो कि अगर मान लो कि जीडीपी में, अगर जीडीपी है, अगर इस जीडीपी से इस ह्रास वाला हिस्सा क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, जो क्षति वाला हिस्सा है, तो एनडीपी प्राप्त होगा। एनडीपी, एनडीपी मतलब नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निवल घरेलू उत्पाद, निवल घरेलू उत्पाद। जैसे ग्रॉस घरेलू उत्पाद था ना, तो जो जीडीपी था, उस जीडीपी से ह्रास वाला हिस्सा घट जाएगा, तो हमें निवल घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा, निवल घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा। ठीक है। अब यदि जो जीएनपी में, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, जो जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, अगर इस ह्रास वाले हिस्से को क्या कर दो, हटा दो, इस ह्रास वाले हिस्से को हटा दो, तो क्या मिलेगा आपको, इससे एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट मिलेगा, एनएनपी, एनएनपी प्राप्त होगा। ठीक है। तो इसमें से जो डिप्रिसिएशन वाला हिस्सा है, उसको क्या करना है, हटा देना है। मैंने जीएनपी ऑलरेडी बताया ही है आपको कि जीएनपी क्या होता है, तो आपको जीएनपी निकालना आता ही है कि जीएनपी में हमें क्या करना है, नॉमिनल जीडीपी में जो नेट आउटफ्लो है उसको क्या करना है, घटाना है, और नेट इनफ्लो को क्या करना है, ऐड कर देना है, तो जीएनपी निकल आएगा। और जब जीएनपी में हमें अगर ह्रास वाला हिस्सा निकाल घटा देंगे, तो एनएनपी निकल आएगा, तो एनएनपी निकल आएगा। और जो इसकी परिभाषा भी मैंने बताई थी कि एक किसी भी देश के अंदर अगर हमें जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अर्थात जीएनपी निकालना है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है, तो इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि अगर किसी भी देश के नागरिक और उसकी कंपनियों के द्वारा, किसी भी देश के नागरिक और कंपनियों के द्वारा जो सेवा और जो वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है, उसके अंतिम मूल्य, उसका अंतिम मूल्य क्या है, जीएनपी है। और अगर इसमें ह्रास वाला हिस्सा घटा दिया जाए, जो उसके टूल्स, मशीनों के टूल्स, अब देखो उसे प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, टूल्स रिपेयरिंग करवानी पड़ेगी, तो एक निश्चित हिस्सा हर साल उससे हटा लिया जाता है। अगर उस हिस्से को घटा दिया जाए, तो एनएनपी प्राप्त हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। यही एक्चुअल में यहाँ पे ये कहा जा रहा था, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आगे देखें, नेशनल नेशनल प्रोडक्ट के बाद ग्रीन जीडीपी निकालना है। ग्रीन जीडीपी क्या है, और आसान है। देखो वैसे ही जैसे हमने एनएनपी निकाला, ठीक है, हमने क्या निकाला था, एनएनपी निकाला था, इसी तरह ग्रीन जीडीपी है। अब वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाता है, तो हमारा एनवायरमेंट भी क्या होता है, प्रभावित होता है। जब हमारा एनवायरमेंट प्रभावित होता है, तो आप देखोगे जो इसकी प्रक्रिया में जो एनवायरमेंट प्रभावित होगा, प्रदूषण भी उत्पन्न होगा, तो इसके जो प्रभाव पड़ने वाला जो हिस्सा, इसका प्रभाव ऑब्वियस है पड़ेगा, तो इसका एक मौद्रिक मूल्य तय किया जाएगा, और अगर उसको जीडीपी से घटा दिया जाए, तब ग्रीन जीडीपी निकल के आ जाएगी, तब ग्रीन जीडीपी निकल के आ जाएगी। नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं है, जरा यहां से देखने की कोशिश करिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर हमने जैसे कि ग्रीन जीडीपी निकालना है, तो ग्रीन जीडीपी निकालने के लिए क्या किया जाएगा, इसको हम मिटा लेते हैं, है ना, इरेज कर देते हैं पूरा। जरा फोकस करना, हम क्या कह रहे थे, हमें ग्रीन जीडीपी अगर निकालना है, ग्रीन जीडीपी निकालना है, तो देखो जब वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है, जब वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है, तो इन्वायरमेंट में तो क्षति होती है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो प्रभावित होता है, इन्वायरमेंट प्रभावित होता है। जब देखोगे भैया ये इन्वायरमेंट है, ये इन्वायरमेंट प्रभावित हो रहा है, तो इसका एक मौद्रिक मूल्य तय कर दिया जाएगा, इसका एक मौद्रिक मूल्य तय कर दिया जाएगा। और इस मौद्रिक मूल्य को अगर आप जीडीपी से घटा दोगे,
जीडीपी से इस मौद्रिक मूल्य को घटा दोगे, मौद्रिक मूल्य को घटा दोगे, तब आपका ग्रीन जीडीपी निकल के आ जाएगा, तब आपका ग्रीन जीडीपी निकल के आ जाएगा। ग्रीन जीडीपी आप समझ आया कि नहीं? ग्रीन जीडीपी, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया। ठीक है, अब राष्ट्रीय आय कैसे हम निकालेंगे, नेशनल इनकम, चलो देख लो। ग्रीन जीडीपी एक बार और समझो, देखो हाइलाइटर का उपयोग करना होगा। हम्म हम्म। मैंने कहा जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में पर्यावरण प्रभावित होता है, इससे जंगलों की कटाई होती है तो प्रदूषण उत्पन्न होता है। अब इसको वो करने के लिए आप देखोगे कि हमें मैनेज करने के लिए जो इसका प्रभाव पड़ रहा है, मतलब मान लो जैसे कि जो ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं ये उत्पन्न हो रही हैं, तो इसको कम करने के लिए हमें कोई ना कोई पैसे की ज्यादा, हमें पैसे की पूंजी की जरूरत पड़ेगी, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करवा सकें, तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो इसका एक मौद्रिक मूल्य तय कर दिया जाएगा, इसका क्या किया जाएगा, एक मौद्रिक मूल्य तय कर दिया जाएगा, ठीक है, जो प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर इस मौद्रिक मूल्य को जीडीपी से घटा दें तो हमें ग्रीन जीडीपी निकल के आ जाएगी, ग्रीन जीडीपी निकल के आ जाएगी। इस मूल्य को जीएनपी से घटाया जाएगा, अगर मान लो कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से घटाया जाए तब ग्रीन जीएनपी प्राप्त हो जाएगी, वैसे ही सेम, तो ग्रीन जीएनपी प्राप्त हो जाएगी। और इसकी गणना राष्ट्रीय आय को, जो देश की जो जनसंख्या में विभाजित करके करी जाती है, इसकी जो गणना है वो राष्ट्रीय आय को आप में देश में जनसंख्या की विभाजित करके इसको फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक। अब इसके अंतर्गत देखो ग्रीन जीडीपी आपने देख लिया है कि ये ग्रीन जीडीपी से ये कैसे ग्रीन जीडीपी निकालेंगे और ग्रीन जीएनपी क्या है, इसमें उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा। बस इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे जो भूटान है वो अपनी समृद्धि को मापने के लिए जीडीपी के स्थान पे वो जीडीपी का प्रयोग नहीं करता है, वो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का प्रयोग, ये एक इंडेक्स है वो जो जीएनएच कहते हैं, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का प्रयोग करता है, वो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का प्रयोग करता है। तो आपने ग्रीन अगर ये भी देख लिया ग्रीन जीडीपी या फिर ग्रीन जीएनपी निकालना है, तो हमें ग्रीन जीएनपी में से जो वही वाला हिस्सा, प्रभाव वाला हिस्सा घटा देंगे तो हमें ग्रीन जीएनपी भी निकल आएगी, है ना। अब थोड़ी सी आपको देखना है कि राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, देखो जब एनएनपी की गणना करी जाती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट की गणना करी जाती है, गणना फैक्टर कॉस्ट पर करी जाए, अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट की गणना लागत कॉस्ट पे करी जाए, ध्यान रखिएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट बार बार बोल रहा हूं, अगर लागत कॉस्ट पे करी जाती है तो एक देश की राष्ट्रीय आय निकल आएगी, एक देश की राष्ट्रीय आय निकल आएगी। ऐसे समझो, अगर मान लो हमें अपनी राष्ट्रीय आय निकालना है, ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश करो, राष्ट्रीय आय, ये सब हेडिंग है ना, नेशनल इनकम बोलते हैं। अगर हमें राष्ट्रीय आय निकालना है तो एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, सारा चीज बता के आया हूं, इसे इस लेक्चर को 2 बार देखिएगा कम से कम, क्योंकि यहाँ आप कई बार जीएनपी, एनएनपी और एनपीपी, एनडीपी, ये आप कई बार एक ही तरह के वर्ड हैं तो थोड़ी सी कंफ्यूज हो रहे होंगे। आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल में, बस इसको 2 बार देख लीजिएगा, 2 बार देख लीजिएगा। देखो एनएनपी की गणना, सॉरी राष्ट्रीय आय की अगर हमें गणना करना है तो निकालना है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आ रहा है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसकी गणना हम लागत के आधार पे करेंगे, फैक्टर कॉस्ट पे करेंगे, तब इसकी हमें किसी भी देश की राष्ट्रीय आय निकल के आ जाएगी, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय निकल के आ जाएगी। एनएनपी ऑलरेडी मैंने बताया कि कैसे एनएनपी निकालेंगे, कि मान लो वस्तु और सेवाओं की जो प्रक्रिया में जो मशीन और उपकरण है, तो इसकी जो क्षति हो रही है उस क्षति वाले हिस्से को, मशीनें और उपकरण घिस रहे हैं, तो क्षति वाले हिस्से को अगर हम घटा देंगे इसमें से, जीडीपी में से, तो आप देखोगे कि एनएनपी निकल आएगा, एनएनपी निकल आएगा। एनएनपी कब, जब हम जीएनपी से जो डिप्रीवेशन वाला हिस्सा है इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो एनएनपी निकल आएगा। और अगर इस एनएनपी की गणना फैक्टर कॉस्ट पे, लागत मूल्य पे करी जाए, जैसे मैंने बताया था ना लागत मूल्य पे, कि उसमें से सब्सिडी वाला, ध्यान रखिएगा, जब लागत मूल्य पे हम जीडीपी की गणना कर रहे थे तो हमने सब्सिडी वाले हिस्से को जोड़ रहे थे, डायरेक्ट टैक्सेस को घटा रहे थे। तो अगर इसकी भी जो एनएनपी है, एनएनपी की गणना फैक्टर कॉस्ट पे करी जाए तो किसी भी देश का राष्ट्रीय आय निकाला जा सकेगा, किसी भी देश का राष्ट्रीय आय निकाला जा सकेगा। दोबारा सुनिएगा, एनएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, देखो एनएनपी
जब एनएनपी एक्चुअल में जब जीएनपी होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, उसमें से जो डेप्रीवेशन वाला हिस्सा होता है, जो डेप्रीवेशन वाला हिस्सा होता है, अगर इसको हटा दिया जाए तो एनएनपी निकल आएगा, एनएनपी निकल आएगा। और जीएनपी क्या है? अब बार बार यही बताऊंगा क्या? जीएनपी भी तो अभी बताया ही था, है ना? बुरा मत मानिएगा, मैं बताने के लिए ही तो बस बोल देता हूँ कभी कभी, है ना? तो जो जीएनपी से डिप्रीवेशन निकाला जाए तो एनएनपी आएगा। और यही जो है, ये अगर इसकी गणना फैक्टर कॉस्ट पे कर दी जाए, लागत के आधार पे कर दी जाए, कि इसमें से जो इनडायरेक्ट वाला हिस्सा, इनडायरेक्ट टैक्सेस का हिस्सा है, ऐसे ऐसे समझो, अगर आप राष्ट्रीय आय जैसे निकाल रहे हो, तो मैंने बताया कि इसमें से जो एनएनपी में ही जो एनएनपी है, अगर एनएनपी में इनडायरेक्ट वाला हिस्सा, इनडायरेक्ट टैक्सेस का हिस्सा घटा दो और सब्सिडी वाला हिस्सा जोड़ दो, तो हमें राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम दौड़ के आ जाएगी, निकल के आ जाएगी। ठीक है? इससे भी आसान हो गया ना नेशनल इनकम निकालना। तो आपने देखा कि नेशनल इनकम कैसे निकाल लिया। इस तरह से हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम निकालते हैं। ठीक है? तो नेशनल इनकम भी देख लिया। नेशनल इनकम निकालने के लिए एनएनपी में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करना है, घटा देना है और सब्सिडी को जोड़ देना है। आपको नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय निकल के आ जाएगी किसी भी देश की। ठीक है? ग्रीन जीडीपी देख लिया, नेशनल इनकम देख लिया। अभी पर कैपिटा, पर व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम भी देखना है ना? पर कैपिटा इनकम, एक मिनट, पेज तो मिल गए। चलो, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे? व्यक्ति आय, हाँ? इसको क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम। देखो, इसकी गणना के लिए राष्ट्रीय आय देखे थे ना कैसे निकाले थे? तो राष्ट्रीय आय को हम किससे, जनसंख्या से भाग दे देंगे, जनसंख्या से जनसंख्या से भाग दे देंगे, तो प्रति व्यक्ति आय निकल आएगी, उस देश की प्रति व्यक्ति आय निकल आएगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप समझो कि राष्ट्रीय आय 100 रुपया निकल के आई, इसमें से 10 लोग, जनसंख्या मान लो 10 है हमारे देश की, तो हमने भाग दे दिया तो 10 निकल के आया, मतलब 10 रुपया क्या है, 10 रुपया पर व्यक्ति आय है, 10 रुपया। उदाहरण से मैंने समझाया। ठीक है? ये दोनों डेटा बहुत बड़ा है, दोनों डेटा बहुत बड़ा है। ठीक है? ट्रिलियंस पे है और ये बिलियंस पे है ना? हमारी जो जनसंख्या है वो बिलियंस पे और वो ट्रिलियंस पे है। तो ये दोनों डेटा बड़ा है, बस उदाहरण मैंने समझाया कि राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं। राष्ट्रीय आय को तो मैंने बताया ना अभी, कि हमें एनएनपी, ध्यान से सुनना, राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं, क्योंकि हर एक फॉर्मूला दूसरे से जुड़ा है ना? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी में आप क्या कर दो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को, सॉरी, इन सब्सिडी जोड़ दो और इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दो, हमें क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम मिल जाएगा, नेशनल इनकम मिल जाएगा। एनएनपी में क्या मिलेगा, एनएनपी कैसे मिलेगा, जो जीएनपी था, एनएनपी ये कैसे प्राप्त होगा, जीएनपी था, जीएनपी में डेप्रीवेशन वाला यानी क्षति वाला हिस्सा घटा दो तो हमें एनएनपी मिल जाएगा, यानी डेप्रीवेशन वाला हिस्सा, तो हमें क्या मिल जाएगा, एनएनपी मिल जाएगा। ओके, तो ये यहां तक आपने चीजें देखा। अब अगर, हाँ, इसके साथ साथ इसमें से फैक्टर कॉस्ट पे ये तभी राष्ट्रीय आय मिलेगी। मैंने बताया ना कि अगर इसे फैक्टर कॉस्ट पे हम क्या करते हैं, तभी हमें क्या मिल पाएगी, राष्ट्रीय आय मिल पाएगी। ओके, फैक्टर कॉस्ट पे अगर निकालते हैं, वही जो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या कर देंगे, फैक्टर कॉस्ट वही तो हुआ ना, लागत थी, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा देंगे और सब्सिडी वाला हिस्सा जोड़ देंगे। देखते हैं आज कितना रह गया है अभी। शायद परचेजिंग पावर पैरिटी और परचेजिंग पावर, भूटान को तो मैंने बता दिया ये इंडेक्स क्या यूज करता है। अगला हमें परचेजिंग पावर पैरिटी देख लेना है, थोड़ा सा छोटा सा है। ठीक है? और आज ये हिस्सा क्या है, कंप्लीट कर दें, क्यों रखें इसे, है ना? तो परचेजिंग पावर पैरिटी भी देख लो, क्रय क्षमता की तुलना। देखो, क्रय क्षमता की तुलना कैसे करी जाती है, जरा ध्यान से सुनना। ठीक है? परचेजिंग पावर पैरिटी, प्रत्येक देश में अपने जीडीपी की गणना अपनी घरेलू मुद्रा के रूप में करते हैं। अपनी, हम जीडीपी की जो गणना है वो घरेलू मुद्रा के आधार पे करते हैं, घरेलू मुद्रा के रूप में करते हैं। लेकिन विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ अगर हमें कंपेयर करना है, तुलना करना है जीडीपी की, तो इसके उद्देश्य से
प्रत्येक देश इसमें से समान मुद्रा को, जो मुद्रा है उसको समान में क्या कर देगा, मतलब इक्वल परिवर्तित करने की कोशिश करेगा और फिर इसकी गणना करी जाएगी, फिर इसकी गणना करी जाएगी। तो ये परिवर्तन, ये जो दो तरीके से किया जाता है, इसका जो परिवर्तन है, दोबारा से समझो, यहाँ मुझे पक्का पता है आप डाउट है आपको यहाँ पे। मैंने कहा कि अगर हमें किसी भी देश का, मान लो कोई भी देश है और उसकी हमें अगर जीडीपी निकालना है, तो जीडीपी ऑब्वियस है उसकी घरेलू मुद्रा के आधार पे निकाली जाएगी। लेकिन अगर हमें विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से उसकी तुलना करना है, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं से उसकी तुलना करना है, मान लो जैसे इंडिया की हम अमेरिका से, यूएसए से तुलना करते हैं, क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो तुलना के आधार पे हमें इस मुद्रा को पहले इक्वल लाना पड़ेगा, इस मुद्रा को क्या करना पड़ेगा, यानी रुपए को और इसको क्या बोलते हैं, इनके डॉलर को इक्वल लाना पड़ेगा और फिर हम तुलना कर सकेंगे, फिर हम जीडीपी को क्या कर सकेंगे, कंपेयर कर सकेंगे। तो इस परिवर्तन है ये जो तुलना का, जैसे जो समान मुद्रा में आप देखोगे कॉमन करेंसी में परिवर्तन करने के लिए ये दो तरीकों का प्रयोग किया जाता है, एक विनिमय दर के आधार पे और एक परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे। ये एक्चुअल में दो आधार पे किया जाता है, एक एक्सचेंज रेट के आधार पे यानी विनिमय दर के आधार पे, और दूसरा परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे। तो चलो देखो पहले परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, क्रय मूल्य की तुलना कैसे होती है, परचेजिंग पावर पैरिटी कैसे करी जाती है। देखो तो पीपीपी की गणना है, परचेजिंग पावर पैरिटी की गणना के लिए दो बास्केट बनाए जाएंगे, ऐसे देख लो, दो बास्केट का प्रयोग किया जाएगा। एक बास्केट ये इंडिया की हो गई और ये बास्केट यूएसए की हो गई, यूएसए की हो गई है ना। दो बास्केट का प्रयोग किया जाता है, दो बास्केट रखे जाते हैं, इन दोनों में समान मात्रा में समान वस्तुओं को रखा जाता है। मान लो कि इसमें से 10 किलो चीनी को रख दिया गया, इसमें भी इस बास्केट में 10 किलो चीनी को रख, 10 किलो चीनी को, समान मात्रा, समान समान इक्वल है, गुड्स सेम है, इसकी क्वांटिटी और गुड्स सेम है, गुड्स भी सेम और क्वांटिटी भी सेम, ठीक है। अब कोशिश किया जाएगा कि यदि भारत के घरेलू मुद्रा की क्रय क्षमता की तुलना में अमेरिकी डॉलर से करनी है, तब ऐसे में इन दोनों ही बास्केट में एक बास्केट को भारत में खरीदा जाएगा और दूसरी बास्केट को अमेरिका में खरीदा जाएगा। हमने दो बास्केट बनाया, 10 किलो चीनी रखी, इसमें भी 10 किलो चीनी रखी, और अगर मान लो हमें अपनी घरेलू मुद्रा की तुलना यहाँ से करनी है, अमेरिका के डॉलर से करनी है, हमें रुपए की तुलना किससे, डॉलर से करनी है, तो कैसे करेंगे कि इस बास्केट को हम भारत में खरीदेंगे और इस बास्केट को हम कहां करेंगे, अमेरिका में खरीदेंगे, ठीक है। तो जब ये दूसरी बास्केट अमेरिका में खरीदी जाएगी तो भारत अमेरिका की तुलना में आर्थिक रूप से देखो कमजोर है, भारत एक्चुअल में अमेरिका की तुलना में आर्थिक रूप से कमजोर है, तो वह भारत में जो ये चीनी है वो थोड़ी सी क्या मिलेगी, सस्ती उपलब्ध होगी, क्या होगी, सस्ती उपलब्ध होगी। यानी भारतीय मुद्रा की जो क्रय क्षमता की जो तुलना अगर हम करते हैं, तो भारतीय जो जो क्रय क्षमता है, परचेजिंग पावर पैरिटी है, वो डॉलर की तुलना में क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। भारतीय मुद्रा की जो तुलना अगर हम करें तो परचेजिंग पावर पैरिटी जो पीपीपी है, इसकी तुलना में डॉलर की तुलना में क्या हो जाती है, ये ज्यादा हो जाती है, परचेजिंग पावर पैरिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में वैल्यू इसमें से ऐसा समझो कि इसमें से आपको ये मान लो कि इस समय जो 80 रुपए पर एक डॉलर है, 80 रुपए पे एक डॉलर है, लेकिन यहाँ अगर ये डॉलर, अब हमें मान लो 10 रुपए का, यहाँ पे ऐसे समझो 10 रुपए का 1 किलो चीनी मिल रहा है, 1 किलो चीनी मिल रहा है, तो यहाँ हम चीनी को क्या कर पाएंगे, आप देख पाओगे कि 10 रुपए का 1 किलो चीनी, तो हम 80 रुपए में 8 किलो चीनी खरीद लेंगे, क्योंकि नहीं खरीद, 8 केजी चीनी खरीद लेंगे। लेकिन मान लो कि यहाँ 20 डॉलर में, सॉरी 20 डॉलर कह रहा हूं, यहाँ पे 1 डॉलर में 1 किलो चीनी है, 1 किलो चीनी 1 डॉलर में है, ठीक है, अमेरिका में पॉसिबल है, हो सकती है। तो अगर 1 किलो चीनी 1 डॉलर में है, तो हम तो भारत में क्या है, 8 किलो चीनी बताओ खरीद लिया, इनके रुपए के बराबर हमने 8 किलो चीनी खरीद लिया, लेकिन अमेरिका में उतना बास्केट नहीं आ पाया। तो अब परचेजिंग पावर पैरिटी किसकी ज्यादा हुई, भारत की ज्यादा हुई, क्रय क्षमता भारत के रुपए की ज्यादा हुई कि नहीं हुई, हुई। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि भारतीय मुद्रा, देखो हमारा आर्थिक रूप से हम कमजोर हैं, तो चीजें हमारे यहाँ क्या है, सस्ती हैं, और इसके चलते जो मुद्रा की क्रय क्षमता है वो अमेरिका की तुलना में हमारी ज्यादा नहीं,
अमेरिका की तुलना में ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस क्रय क्षमता के आधार पे भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है, जो जीडीपी है, वो अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित करते हैं। तब आप देखोगे देश का सकल घरेलू उत्पाद कहीं ना कहीं तीसरे स्थान पे पहुंच जाता है, सातवें स्थान से आकर के परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे। क्यों? क्योंकि सभी देशों से अगर एक बास्केट बनाई जाए, कंपेयर किया जाए, तो हमारा जितना भी जीडीपी हो रहा है, तो हम तीसरे नंबर पर आके टिकते हैं, तीसरे नंबर पर आके टिकते हैं। अमेरिका जाके दूसरे नंबर पे क्या होता है, दूसरे नंबर पर टिकता है, और चाइना जाके पहले नंबर पर परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे पहले नंबर पर हो जाता है। समझ आया? मतलब क्रय क्षमता हमारे रुपए की ज्यादा है, हमारे रुपए की ज्यादा है अमेरिका की तुलना में। इस वजह से परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे अगर तुलना करते हैं जीडीपी की, तो हमारी जो एक्चुअल में जो जीडीपी है, ध्यान से सुनिएगा, हमारी जो जीडीपी है वो जाके तीसरे स्थान पे, और चाइना पहले स्थान पे, और अमेरिका जाके दूसरे स्थान पे। ठीक है, और जापान चौथे स्थान पे जाके स्टॉप होता है, ये जाके चौथे स्थान पे रहता है। ये एक्चुअल में परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे तुलना है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें तो अब नहीं रह गई हैं, ऑलमोस्ट कुछ नहीं रह गया है। ये चैप्टर यहीं तक आज हम यहीं तक रखते हैं। और मतलब इंडियन इकोनॉमी, और आज ध्यान से सुनिएगा 9 बजे इंडियन इकोनॉमी की क्लास ऐप में भी है, तो उसमें और मैं थोड़ा सा इसके बाद अगर आप सब लोग आ जाएंगे ऐप में देवी सिंह के स्पेशल क्लासेस में, तो इसके आगे जो चीजें थोड़ा बहुत रह गई हैं तो वो समझा दूंगा, नहीं यही चीजें ऐप में भी समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने चीजों को समझा। अब उम्मीद सॉरी उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच, और हिस्ट्री वाला क्लास करना नहीं भूलिएगा। आगे हम मिलते हैं आपसे।